हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 39 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 40 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 39 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। पद 53,749 है। शायद ही आपको इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा कभी देखने को मिलेगी, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट है वो दे सकते हैं। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 40 नंबर का मॉडल पेपर। ये पाठ्यक्रम स्कीम है, 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और सबका डिवाइडेशन है, उसी के अनुसार दोस्तों ये अपना मॉडल पेपर है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए पहला प्रश्न है, राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दोस्तों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो है दोस्तों बीकानेर। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं। राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं भीड़। क्या कहलाते हैं? भीड़ कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन सा क्षेत्र है वो कौन से जिले में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। और अरावली का जो मध्यवर्ती भाग है ये दोस्तों कहाँ पर है? दोस्तों अरावली का जो मध्यवर्ती भाग है वो है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। और बोराट क्षेत्र कहाँ पर है? तो दोस्तों बोराट क्षेत्र है ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। और दक्षिणी अरावली कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सिरोही में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 1 4, 3 2 1 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि 3 2 1 4। देखिए 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, लू है। लू क्या है? तो दोस्तों लू गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा है। गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है उसको दोस्तों लू बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? बताइए राजस्थान के कौन से जिले अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरेन किस नदी की सहायक नदियां हैं? राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरेन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों माही नदी की सहायक नदियां हैं ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सोम, जाखम, भादर, इराऊ, हरण, मोरेन, अनास, चाप, ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों नदियां दे रखी है और सूची सेकंड में उद्गम स्थल। अपने को बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कहां से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गग्गर नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है वो शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है,
और माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों मेहंद झील से होता है। कहां से? मेहंद झील से होता है। और चंबल नदी का जो उद्गम है वो जाना पाव की पहाड़ियों से होता है। और बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-2-1। 4-3-2-1 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4-3-2-1। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती? तो देखिए यहाँ पे माही बहती है, लूनी बहती है, बनास बहती है, लेकिन स्वर्ण रेखा यानी कि स्वर्ण रेखा नदी है ये दोस्तों झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में बहती है, राजस्थान में नहीं बहती। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नक्की झील अवस्थित है, कहां पर है नक्की झील? तो दोस्तों नक्की झील है ये माउंट आबू में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माउंट आबू में। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों मेजा बांध है ये भीलवाड़ा में, और ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये कोठारी नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोठारी नदी पर ये बनाया गया है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। देखिए यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान का हिस्सा 17.22% है, ये कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान का इसमें हिस्सा है वो 15.2% है, 15.2% है। यहाँ पे 17.22 है वो गलत दे रखा है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही कौन से है? तो ए, बी और डी, ए, बी और डी है वो इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए, बी और डी। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है, बताइए सिद्धमुख नोहर परियोजना को किन नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है रावी व्यास को, रावी व्यास नदियों का दोस्तों अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भूरी मृदाएं मुख्यतः निम्न में पाई जाती है, बताइए भूरी मृदा दोस्तों कहाँ कहाँ पाई जाती है? अपने को दोस्तों देखिए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए भूरी मृदा है वो दोस्तों टोंक में भी पाई जाती है, भीलवाड़ा में भी पाई जाती है, बूंदी में भी पाई जाती है और उदयपुर में भी पाई जाती है। ठीक है, इन चारों स्थानों पर दोस्तों भूरी मृदा है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, तेंदु, पलाश, बेल, खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तो दोस्तों ये किसके सामान्य वृक्ष हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये शुष्क पर्णपाती वन है दोस्तों, ये शुष्क पर्णपाती वन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर स्थित है? बताइए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों जोधपुर में। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भैरोदेव डाकव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? ये कौन से जिले में स्थित है दोस्तों ये भैरोदेव डाकव अभ्यारण्य? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये अलवर में है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलवर में। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में सड़क घनत्व है कुल क्षेत्रफल के प्रति 100 किलोमीटर में सड़क किलोमीटर बताइए क्या है? बताइए राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है वर्तमान में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 92.66, 92.66 ये सड़क घनत्व है दोस्तों, यानी कि 100 किलोमीटर में से 92.66 किलोमीटर है वो बनी हुई है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर जिला दे रखा है और सूची सेकंड में जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 2011 जनगणना प्रतिशत है वो दे रखा है। एक बार फिर से देख लीजिए इसमें
सूची फर्स्ट में जिला है और सूची सेकंड में जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें करौली में है दोस्तों अनुसूचित जाति का प्रतिशत 24.31% है, बीकानेर में है दोस्तों 20.88% है, भरतपुर में है 21.87% और अलवर में है 17.77%। ये अनुसूचित जाति का प्रतिशत है दोस्तों जिलेवार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4321। 4321 कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षरता दर का है कोटा में, तो कोटा तो आएगा इसमें क्या, 1 नंबर पर, ठीक है। फिर आएगा दोस्तों इसमें अलवर, ठीक है। फिर आएगा इसमें चूरू, फिर आएगा दोस्तों सिरोही। सिरोही में तो सबसे कम है, सिरोही और जालोर में तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है BCAD। BCAD इसका राइट आंसर हो जाएगा। BCAD कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए पहला कथन, देखिए स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। 8वीं मंजिल पर मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चौथा नंबर का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कीर्ति स्तंभ है वो 7 मंजिला ही है। क्या है, 7 मंजिला ही है, 8 मंजिल नहीं है इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, 4 नंबर का, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केसरी सिंह बारट ने चेतावनीराम चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था। दोस्तों किसको संबोधित करके लिखा था, ये केसरी सिंह बारट ने चेतावनीराम चुंगटिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा था दोस्तों ये। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान संघ की राजधानी के चयन के लिए, राजस्थान संघ की राजधानी के चयन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। राजस्थान संघ की राजधानी के चयन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो थे दोस्तों BR पटेल। कौन थे, BR पटेल। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नरसिंगिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तर-बंद है। अबुल फजल ने दोस्तों कौन से दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तर-बंद है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 25 नंबर का प्रश्न है, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था तो वो कौन सा था, वो था दोस्तों मेवाड़। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका उत्तर हो जाएगा मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न है, 1920 ईस्वी में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे, वो थे दोस्तों दुर्गा शंकर। कौन थे, दुर्गा शंकर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, दुर्गा शंकर प्रथम अध्यक्ष थे मारवाड़ सेवा संघ के। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये सलीमाबाद अजमेर में है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सलीमाबाद में। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गागरोन के किले में है दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गागरोन के किले में। आगे देखिए, यहाँ पर
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में मेला है और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है, सुमेलित करना है, यानी कि कौन से स्थान पर कौन सा मेला है वो बढ़ता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बरतरी मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है, दोस्तों ये अलवर में बढ़ता है। केला देवी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो दोस्तों ये करौली में बढ़ता है। करणी माता का मेला दोस्तों देशनोक बीकानेर में बढ़ता है, और रानी सती का मेला है वो दोस्तों झुंझुनू में बढ़ता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, बेंगटी गांव फड़ौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है। बेंगटी गांव फड़ौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हडबू जी का। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है और पूरा मॉडल पेपर का टेस्ट आपको देना है, तभी आपको अपना स्कोर पता लगेगा कि आपके कौन से पार्ट में दोस्तों कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है। बताइए जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चौहान वंश की कुल देवी है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए रविशंकर नटवादक, ये गलत हो जाएगा शहनाई। रजब अली खान वीणा वादक है, आमिर खान सितार वादक है, अल्लाह जिलाबाई ये मांड गायक है। तो यहाँ पर इसमें गलत कौन सा है, 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य और कूद नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं। तो दोस्तों कौन सी जनजाति के नृत्य हैं ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये ग्रासीय जनजाति के नृत्य हैं। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 34 नंबर का प्रश्न है, चारबेत कहाँ का लोकनाट्य है। चारबेत कहाँ का लोकनाट्य है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये टोंक का लोकनाट्य है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टोंक का। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में त्योहार है और सूची सेकंड में तिथि दे रखी है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए बूंदी की कजली तीज, बूंदी की कजली तीज का जो त्योहार है वो दोस्तों भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। होली है ये दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। पर्युषण पर्व है ये दोस्तों भाद्रपद माह में मनाया जाता है, और गणगौर है ये दोस्तों चैत्र माह में मनाई जाती है। इसमें पहले से ही दोस्तों सारे के सारे सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 2 3 4। कौन से ऑप्शन में है 1 2 3 4, दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर के ऑप्शन में है, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है। दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो कौन सी कला से है, तो दोस्तों ब्लू पोट्री से है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्लू पोट्री से। नेक्स्ट आगे देखिए, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है। तो दोस्तों ये अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है, तो दोस्तों ये पगड़ियों के प्रकार है। क्या है, पगड़ियों के प्रकार। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, चरणदास एवं लालदास जी के साहित्य की भाषा है। चरणदास एवं लालदास जी के साहित्य की भाषा है, तो दोस्तों वो भाषा है कौन सी, तो वो है मेवाती। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेवाती। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर डोला मारू की कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र थी। डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र थी, तो दोस्तों वो थी डोला की तो थी दोस्तों 3 वर्ष और मारू की थी 1.5 वर्ष, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, धरती दोरारी रचना है। धरती दोरारी किसकी रचना है, तो दोस्तों ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, धरती दोरारी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो भाग 3 के अंदर राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें देखिए 41 नंबर का, यानी कि राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर यानी कि जिलाधीश का नहीं है। तो दोस्तों कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है, तो दोस्तों देखिए भू राजस्व का एकत्रीकरण करना बिल्कुल है, कानून व्यवस्था का रखरखाव ये भी है, भू दस्तावेजों का रखरखाव ये भी है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आय कर का एकत्रीकरण। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन राजस्थान में अभी तक 4 बार लगा है, ठीक है। एक लगा है दोस्तों 1967 में
एक लगा है, देखिए 1967 में, ठीक है, एक लगा है 1967 में, एक लगा है दोस्तों 1977 में, और एक लगा है दोस्तों 1980 में, और एक लगा है दोस्तों 1992 में, ठीक है। तो इसमें से 2 बार जो राष्ट्रपति शासन है वो भैरव सिंह के काल में लगा था, भैरव सिंह शेखावत के काल में। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? बताइए कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें छठे विधानसभा चुनाव में, छठे विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 44 नंबर का प्रश्न है, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ राज्यपाल कौन थे? बताइए दोस्तों, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों राज्यपाल थे संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहली बार कब लगा था? 1967 में। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। दोस्तों विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित है ये विशाखा गाइडलाइन। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है कौन? बताइए भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है कौन करता है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। बताइए मूल कर्तव्य किस में शामिल है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में है दोस्तों ये मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों इनको शामिल किए गए थे। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शक्तियों का केंद्रीकरण। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शक्तियों का केंद्रीकरण। 49 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नांकित में से किस देश से लिया गया है? बताइए समवर्ती सूची दोस्तों का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है संपत्ति का अधिकार को दोस्तों कानूनी अधिकार है वो बना दिया गया है, मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है अभी भी मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से दोस्तों इसको हटाया गया था। नेक्स्ट है, अब दोस्तों अपन है सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू द्वारा काटी जा सकती है? बताइए कौन सी धातु चाकू द्वारा काटी जा सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पोटेशियम। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। बिजली के बल्ब का दोस्तों तंतु है वो किसका बना हुआ होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये टंगस्टन का बना हुआ आता है। किसका? टंगस्टन का बना हुआ होता है, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, जब हम सेव को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है, यह एक है। जब हम सेव को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है, यह एक है। तो दोस्तों यह एक क्या है? तो दोस्तों यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता? बताइए, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पे टाइलिन। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टाइलिन। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? तो दोस्तों एलिफेंटियासिस ये रोग है, किसके कारण होता है? ये होता है दोस्तों फाइलेरिया कृमि के कारण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन है वो बेसिक कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और रोजाना आपको सुबह 8 बजे दोस्तों ये मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा, और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है, और रोजाना एक मॉडल पेपर का दोस्तों टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। ठीक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटिएबिलिटी और किसके पदों में मापा जाता है? बताइए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटिएबिलिटी और किसके पदों में मापा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें रिजोल्यूशन। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटिएबिलिटी और रेजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों प्रोसेसर। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेसर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रोसेसर नहीं होगा इसमें। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर नहीं है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? तो कौन सा घटक आवश्यक नहीं है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? देखिए डेटा सोर्स आवश्यक है, मर्ज फील्ड्स आवश्यक है, मुख्य डॉक्यूमेंट आवश्यक है, वर्ड फील्ड्स ये आवश्यक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एक एक्सेल वर्कबुक का एक संकलन है, एक एक्सेल वर्कबुक का एक संकलन है, तो क्या है? तो दोस्तों वो है वर्कशीट्स। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्कशीट। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है? पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों F5 है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान समसामयिकी के 5 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों अब देखिए इसमें यहाँ पर हाल ही में राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस संस्था में कर दिया गया है? बताइए, हाल ही में राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस संस्था में कर दिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें राजस्व मंडल में। ठीक है, राजस्व मंडल में विलय कर दिया गया है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कितने वर्ग किलोमीटर अभिलेखित वन क्षेत्र है?
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कितने वर्ग किलोमीटर अभिलेखित वन क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 32,864 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में भूमि उपयोग आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर वानिकी क्षेत्र है वो 8.13% है, बिल्कुल सही है। बंजर भूमि जो क्षेत्र है वो 8.10%, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बंजर भूमि का जो क्षेत्र है वो दोस्तों 10.87% है, 10.87% है। ठीक है, ये इसमें गलत दे रखा है। चालू पड़त भूमि क्षेत्र 5.05% है, बिल्कुल सही है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो 53.10% है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 64 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध जल संसाधनों के मामले में राज्य का देश में स्थान है। अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध जल संसाधनों के मामले में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो है 10वां स्थान। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 10वां स्थान। आगे देखिए, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया है? राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया है? तो दोस्तों कौन सा प्रावधान किया है? देखिए, जयपुर में माइंस और मिनरल्स पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना, एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर में पेट्रो कैंपस की स्थापना। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रावधान किए हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 8 के अंदर भारत के करंट अफेयर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चल रहा हूं दोस्तों मैं। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, 5 से 6 नवंबर 2024 को कहां एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? 5 से 6 नवंबर 2024 को कहां एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहां पर हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ नई दिल्ली में। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, सेमी कंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सेमी कंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों देश का पहला राज्य है वो है दोस्तों गुजरात। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने देश के किस गांव को पर्यटन उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना है? नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने देश के किस गांव को पर्यटन उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पे दुडमारास छत्तीसगढ़, दुडमारास छत्तीसगढ़। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, 22 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? 22 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों ये किया सोनीपत में। कहाँ पर किया? सोनीपत में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज कहाँ तैयार हुआ है? देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज कहाँ तैयार हुआ है? तो दोस्तों ये तैयार हुआ है कहाँ पर? तो ये रामेश्वरम में, रामेश्वरम में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो भाग 9 के अंदर सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित आएंगे, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न मैथ के, यानी कि कुल 120 प्रश्नों का ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द की संधि सही है? बताइए किस शब्द की संधि सही है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है।
यहाँ पर देखिए गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। दोस्तों यहाँ पर देखिए गुरु प्लस उपदेश है, तो यहाँ पर गुरु उपदेश, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए ऊपरी प्लस उक्त, तो उपरोक्त, ऊपरी प्लस उक्त, उपरोक्त, उपरोक्त दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मही प्लस इंद्र, महेंद्र, मही प्लस इंद्र, महेंद्र, ठीक है। और मातृ प्लस इच्छा, तो यहाँ पर देखिए मातृच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मातृच्छा नहीं होती, मातृच्छा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें कौन सा सही है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मही प्लस इंद्र, महेंद्र, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मम प्लस ऐश्वर्य की संधि है, मम प्लस ऐश्वर्य की संधि है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मम प्लस ऐश्वर्य। तो दोस्तों इसमें देखिए मम प्लस ऐश्वर्य, तो इसमें दोस्तों ममेश्वर्य, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 73 नंबर का प्रश्न है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए दूसरा नंबर का ऑप्शन देखिए दोस्तों स्वल्प, यानी कि सु प्लस अल्प। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सौहार्द्र, यानी कि सु प्लस हाद्र, ठीक है, प्लस इसमें अ प्रत्यय भी लगा हुआ है। और सुसुप्त, सुसुप्त में दोस्तों सु प्लस सुप्त, तो इसमें सु उपसर्ग है वो दोस्तों लगा हुआ है और ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें स्नानागार, स्नानागार में दोस्तों गार प्रत्यय का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी याद प्लस गार, मदद प्लस गार, रोज प्लस गार, ठीक है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 75 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, बताइए व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो दोस्तों प्रेम शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, क्या है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, बताइए किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। इसमें देखिए माँ बच्चे को सुलाती है, माँ बच्चे को सुलाती है, ये दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्म है दोस्तों इसमें। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम है, पाश्चात्य का विलोम है वो क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा पौर्वात्य, क्या हो जाएगा, पौर्वात्य। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पौर्वात्य। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम है दोस्तों, तेजस्वी का विलोम है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तेजस्वी का विलोम हो जाएगा निस्तेज, क्या हो जाएगा, निस्तेज। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निस्तेज। नेक्स्ट आगे देखिए 79 नंबर का प्रश्न है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है वो क्या है। तो दोस्तों पक्षी शब्द का पर्यायवाची है वो है द्विज, क्या है, द्विज। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा द्विज। नेक्स्ट आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं, किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं। तो दोस्तों अश्व के पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा, घोड़ा, तुरंग और है, ये तीनों दोस्तों अश्व के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द दोस्तों इनमें से कौन सा है।
तद्भव शब्द दोस्तों यहाँ पर देखिए नीरज, सरोज और उरोज ये तत्सम शब्द है। सूरज शब्द है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, तद्भव शब्द है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समा जो शब्द है, समा, ठीक है, ये क्या है, तो ये तत्सम शब्द है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तत्सम शब्द है समा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है, तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें जिज्ञासु, क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। त्याग करने वाला होता है सन्यासी, तप करने वाला होता है तपस्वी, और पीने का जो इच्छुक होता है वो होता है पिपासु, ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। दोस्तों अपने को बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, बताइए कौन से विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर आपको शब्द देखने को मिल रहे हैं दोस्तों 4, और इसमें देखिए, इसमें दोस्तों प्रत्याशित, ठीक है, देखिए प्रत्याशित बिल्कुल सही शब्द है दोस्तों ये, ठीक है। पौराणिक ये भी बिल्कुल शुद्ध शब्द है। मानसिक, मानसिक के अंदर दोस्तों ये वाली मात्रा नहीं, ये वाली मात्रा आएगी, यहाँ पर उल्टी मात्रा दे रखी है दोस्तों, ठीक है। और राजनीति ये बिल्कुल सही शब्द है। तो यहाँ पर इसमें 1, 2 और 4 इसमें शब्द क्या है, शुद्ध है, 1, 2 और 4, यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों निम्न में से शुद्ध वाक्य का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। दोस्तों देखिए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य है, देखिए क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये शुद्ध वाक्य है। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ है। टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कठिन काम, क्या हो जाएगा, कठिन काम। टेढ़ी खीर यानी कि कठिन काम। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है बुद्धिहीन किंतु संपन्न, ठीक है, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है। परिपत्र किस श्रेणी में आता है, तो दोस्तों ये कार्यालय पत्र श्रेणी में आता है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कार्यालय पत्र श्रेणी में। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले है वो अपने स्थान का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए डोमिसाइल अंग्रेजी शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों, डोमिसाइल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अधिवास, क्या हो जाएगा, अधिवास। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है, अब अपन सामान्य अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे भाग 10 के अंदर 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द न्यूज पेपर्स इट्स गोइंग टू रेन ऑल ऑफ नेक्स्ट वीक, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये यहाँ पर न्यूज़पेपर है वो क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स है तो ये क्या है, बहुवचन है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, द न्यूज़पेपर्स से इट्स गोइंग टू रेन ऑल ऑफ नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ
पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है, द प्रेसिडेंट गिव हिम ए रिवार्ड, द प्रेसिडेंट गिव हिम ए रिवार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ही वाज गिवन ए रिवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है, विच इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें देखिए द शेपर्ड हैज लॉस्ट 6 शिप, द शेपर्ड हैज लॉस्ट 6 शिप। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 6 शिप हैव बीन लॉस्ट बाय द शेपर्ड। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 94 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें देखिए ही सेज दैट द किंग विल कम, ही सेज दैट द किंग विल कम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए ये जो सेज दे रखा है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस से संबंधित है, इसलिए दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में दोस्तों कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ही सेज दैट द किंग विल कम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, शी सेड यू मे नीड माई हेल्प चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। बताइए, शी सेड यू मे नीड माई हेल्प। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो दोस्तों इसमें इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, शी सोल्ड मी दैट आई माइट नीड हर हेल्प। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 96 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान भरना है, आर्टिकल बताना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सराह इज एक्सीलेंट टीचर, यानी कि दोस्तों सारा है। ठीक है, सारा इज एक्सीलेंट टीचर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों एन एक्सीलेंट आएगा इसमें, यहाँ पर इसमें एन एक्सीलेंट टीचर। नेक्स्ट आगे देखिए, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए द शेक्सपियर ऑफ इंडिया आएगा यहाँ पर, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 98 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें देखिए मेरी पास्ट मी हर बाइसिकल, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैरी पास्ट में हर बाइसिकल, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओन हर बाइसिकल आएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 99 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें देखिए इट इज ट्रिबल दैट सम पीपल आर डाइंग। दोस्तों 99 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें देखिए इट इज ट्रिबल दैट सम पीपल आर डाइंग हंगर वाइल अदर्स इट टू मच। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑफ हंगर वाइल अदर्स इट टू मच। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए आई नेवर आस्क्ड हर टू कम विथ मी, आई नेवर आस्क्ड हर टू कम विथ मी इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें डिड आई एवर आस्क हर टू कम विथ मी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 101 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल शुद्ध है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों एडवर्टाइज, तो दोस्तों ये जो स्पेलिंग है ये दोस्तों बिल्कुल सही है, विज्ञापन वाला। ठीक है, यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 102 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इसमें देखिए आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी,
आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है क्या तुम भी पार्टी में जा रही हो। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है, आर यू नॉट गोइंग, नॉट गोइंग है तो नहीं जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है किस क्रमांक का सही मेल नहीं है, किस क्रमांक का सही मेल नहीं है वो बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पेंडिंग का मतलब होता है लंबित, बिल्कुल सही है। पर्सोनेल का मतलब होता है कार्मिक, बिल्कुल सही है। राशन का मतलब होता है रसद, बिल्कुल सही है। होनोरेरी, होनोरेरी मानदेय गलत दे रखा है दोस्तों। होनोरेरी का मतलब होता है अवेतनिक, क्या हो जाएगा, अवेतनिक होता है होनोरेरी का मतलब। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 104 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए आइदर ही और आई टू अटेंड द फंक्शन, खालिस्तान में क्या आएगा वो बताना है। तो दोस्तों इसमें आई हैव टू अटेंड द फंक्शन आएगा इसमें। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो यहाँ पर देखिए नो सॉरी नो सूनर डिड ही सी, नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉपेड कोपिंग। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर ये जो यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए नो सूनर के साथ में व्हेन का प्रयोग है वो गलत है, ठीक है। नो सून के साथ में दोस्तों देन का प्रयोग है वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें देखिए व्हेन ही को दोस्तों देन ही से बदलना चाहिए। व्हेन ही को दोस्तों अपन क्या करेंगे, देन ही से बदलना चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर व्हेन ही को दोस्तों यहाँ पे देन ही से बदलेंगे अपन, ठीक है। देन ही स्टॉपेड, नो सुनर के साथ में देन का प्रयोग होता है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन है वो भाग 11 के अंदर सामान्य गणित से संबंधित है 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। भाग 11 के अंदर सामान्य गणित से संबंधित है 15 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 106 नंबर का प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। दोस्तों 5, 6, 8, 9, 12 का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों 360 हो जाएगा। एलसीएम कितना निकलेगा, 360। अब दोस्तों अपन इसमें क्या करेंगे कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों यहाँ पे अपन दोस्तों देखिए इसमें 360 है, 360 है के प्लस 8 है, ठीक है, जो पूरी तरह 13 से विभक्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 360 अपन के का मान है वो दोस्तों 2 रखेंगे, ठीक है। तो 360 इंटू 2, 360 इंटू 2 प्लस 8 कर लीजिए। तो 360 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 720, 720 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 728। 728 है ये दोस्तों 13 से पूर्णतया विभक्त है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा दोस्तों 728, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला उस काम को करने में कितने दिन लेंगे, तो उस काम को करने में कितने दिन लेंगे तो दोस्तों डायरेक्ट बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों 40 सही 10/11, 40 सही 10/11
दोस्तों 11 दिन लेंगे। तो यहाँ पर इसमें 40 सही 10/11 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 108 नंबर का प्रश्न है। अशोक जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तब वह 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 16 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके विद्यालय की दूरी क्या है? उसके विद्यालय की दूरी है वो क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने मिनट देरी से पहुंचता है। तो दोस्तों 16 माइनस अगर अपन 6 करें, 16 माइनस 6 करें तो दोस्तों कितना, 10 मिनट। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अपन ऐसे करेंगे कि x बटे 3 माइनस x बटे 5 बराबर दोस्तों 10/60, ठीक है। और 16 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो दोस्तों अपन इसको ऐसे लिख देंगे कि यहाँ पे 20x माइनस 12x बराबर 10/60, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप काटोगे तो यहाँ पे 8x बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो यानी कि x बराबर 10/8। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 10 में 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.25। तो 1.25 किलोमीटर दूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए दो नगरों ए तथा बी के मध्य की दूरी 22 किलोमीटर है। दो नगरों के बीच में दोस्तों जो दूरी है वो है दोस्तों 22 किलोमीटर की, ठीक है। एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है, ए से बी की ओर चलता है। इसके आधा घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की तरफ चलता है। वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें एक तो दोस्तों जा रहा है, ठीक है, ए से बी की तरफ चलता है और इसके आधा घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें एक तो चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक चलता है दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक ही समय पर दोनों के मध्य की दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसके आधा घंटा बाद दूसरा साइकिल सवार चलता है और दोस्तों साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है। तो आधा घंटा बाद यानी कि दोस्तों इसकी दूरी है वो आधी हो जाएगी, कितनी, तो 4 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये तो 4 किलोमीटर और ये 18 हो जाएगा। 22 में से 4 गए तो कितना, 18, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें दोनों के मध्य की दूरी है वो 22 माइनस 4 यानी कि दोस्तों 18 किलोमीटर हो गई, ठीक है। अब इसका सापेक्ष ताल अपने को निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी तो समय 18/18 यानी कि 1 घंटे बाद दोस्तों ये मिलेंगे, 1 घंटे बाद, ठीक है। और दूरी है वो दोस्तों यानी कि ए से दूरी तो 4 + 8 12 किलोमीटर हो गई। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 12 किलोमीटर। आगे देखिए 110 नंबर प्रश्न है, यदि 155 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लड़के के स्थान पर दूसरा लड़का आ जाता है तो 10 छात्रों के दल की औसत ऊंचाई 3 मिलीमीटर है, 3 मिमी घट जाती है। तो नए लड़के की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 सेमी बराबर क्या होता है, 10 मिमी होता है, ठीक है। तो नए छात्र लड़के की ऊंचाई बराबर छोड़ने वाले छात्र की ऊंचाई माइनस ऊंचाई में कुल कमी। तो यहाँ पर दोस्तों 155 तो क्या है, कुल ऊंचाई है, 155 माइनस है दोस्तों 3 मिमी घट जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर है 0.3 इंटू 10 यानी कि 1 सेमी बराबर दोस्तों 10 मिमी हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 3, यानी कि 155 माइनस 3 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 152 है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 111 नंबर का प्रश्न है, एक आदमी एक निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर 10, 20 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी औसत चाल लागू होगी। तो दोस्तों उसकी औसत चाल है वो लागू होगी। तो यहाँ पर औसत चाल निकालेंगे कैसे? तो इसका सूत्र है दोस्तों 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, बस इसको ऐसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 10 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 30 प्लस 20 इंटू 30 कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 180 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, किसी कारीगर ने एक सोफा सेट बनाया, किसी कारीगर ने एक सोफा सेट बनाया जिस पर 4,800 रुपए का लागत आई, ठीक है। उसने 15% लाभ से एक दुकानदार को बेच दिया। दुकानदार उसे किसी ग्राहक को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? सीधा सा है दोस्तों, यहाँ पर 4800 इंटू 115 बटे 100 इंटू 110 बटे 100। बस इसको काट लीजिए। इसको काटोगे तो दोस्तों 6072 आएगा। 6072 में बेचेगा तो दोस्तों उसे 10% का लाभ होगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 113 नंबर प्रश्न है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित कराता है, ठीक है। यानी कि अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि 140, यानी कि कोई 100 रुपए की वस्तु थी उसके ऊपर वो 140 रुपए लिख देता है, ठीक है। और अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन देता है, यानी कि 140 रुपए की वो वस्तु बेच रहा है और साथ में बोल रहा है कि मैं 10% का कमीशन दूंगा, यानी कि 10% की छूट दूंगा। तो दोस्तों 140 में से 140 का 10% कितना होता है 14। तो 140 में से 14 घटा लीजिए तो कितना बचा दोस्तों 126 बचा। 100 रुपए की वस्तु थी उसके ऊपर 26 रुपए वो क्या हो रहा है लाभ कमा रहा है, यानी कि 26% इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि राम व मोहन के आय का अनुपात 10:11 हो तो राम की आय मोहन की आय से 25 रुपए कम हो तो राम की आय होगी। तो दोस्तों राम की आय होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राम की आय बराबर राम का अनुपात बटे अनुपातों का अंतर इंटू धन का अंतर। तो राम का अनुपात कितना है? तो दोस्तों राम का अनुपात 10 है, ठीक है। और अनुपातों का अंतर कितना है? अनुपातों का अंतर 1 है, इंटू धन का अंतर कितना है? धन का अंतर दोस्तों 25 रुपए कम है। तो यहाँ पर बस 10 इंटू 25 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? राम की आय 250 रुपए। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, 1500 रुपए का एक सही 1/4 वर्ष का 16% की दर से चक्रवर्ती ब्याज होगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। 1500 रुपए का एक सही 1/4 वर्ष का 16% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज दर है वो दोस्तों संयोजित होता हो। तो यहाँ पर इसमें देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सीधा नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 1500 इंटू 116 बटे 100, ये तो हो गया एक वर्ष का, ठीक है। अब दूसरे वर्ष में दोस्तों देखिए 1/4 यानी कि दोस्तों चौथा हिस्सा की बात हो रही है। तो 16 का आप चौथा हिस्सा क्या होगा 4। तो यहाँ पे 104 बटे 100 कर लीजिए माइनस 1500, ठीक है। माइनस क्या करोगे दोस्तों 1500 करोगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको काटोगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 1809.68 माइनस दोस्तों यहाँ पर 1500 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 309.68 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 309.68। तो यहाँ पर 68 कर लेना, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर का यानी कि 116 नंबर का प्रश्न है, एक दीवार की चुनाई में दोस्तों 5 मजदूर 30 दिन में करते हैं,
दोस्तों एक दीवार की चुनाई 5 मजदूर 30 दिन में करते हैं, तो बताओ उसी दीवार की चुनाई 10 दिन में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। 10 दिन में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 5 इंटू 30 बटे दोस्तों अपने को क्या निकालना है, मजदूरों की यानी कि M2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर बटे 10, बस काट लीजिए, 10 से कितनी बार कट गया, 3 बार, तो 5 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 15। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, 15 आदमी। आगे देखिए 117 नंबर प्रश्न है, वे दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका अंतर 30 है और जिनका अनुपात है 5:11 है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें जिनका अंतर 30 है, ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे किसमें अंतर 30 का है। तो यहाँ पर देखिए 25 और 55 इसमें भी 30 का है, 35 और 65 है इसमें भी दोस्तों 30 का है, सभी में 30 का है, लेकिन अनुपात है वो दोस्तों 5:11 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और किसी का नहीं होगा। यहाँ पर 25 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 55 को 11 से 55 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 118 नंबर प्रश्न है, 38 कगरा की एक मूर्ति बनाने हेतु सोना चांदी और तांबे का अनुपात है। दोस्तों यहाँ पे 8:6:5 है, तो मूर्ति में सोना है, मूर्ति में सोना है तो सोने का अनुपात कितना है, 8 है। ठीक है, अनुपातों का योग कितना है, 8 और 6 14 और 5 19, तो यहाँ पे 8/19 इंटू दोस्तों 38, तो यहाँ पर दोस्तों गुनी दूनी 38, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16। तो दोस्तों 16 के गिरा है वो क्या है, सोना है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, टोनू रामू और कालू ने एक घास का मैदान किराए पर लिया। इस मैदान पर दीनू ने 60 बकरी, रामू ने 100 बकरी और कालू ने 120 बकरी पूरे वर्ष चराई। यदि रामू ने अपने हिस्से का किराया 300 रुपए दिया तो मैदान का कुल किराया ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर टोनू, रामू और कालू, ठीक है, इसका अनुपात अपने को निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 60, इसने रामू ने दोस्तों 100 और इसने 120, तो 20 से कट रहा है ये। देखिए 20 से ये 3 बार कटा, ये दोस्तों 5 बार कटा और ये 6 बार कटा, तो ये अनुपात आ गए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 3 और 5 8 और 6 14, अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैदान का कुल किराया ज्ञात करना है और रामू के हिस्से का किराया कितना है 300। तो दोस्तों यहाँ पर है 14/5 इंटू 300 कर लीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, तो दोस्तों ये आ जाएगा 840। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए मीरा ने 4,500 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात दिव्या भी 2700 रुपए निवेश करके व्यापार में साझेदार बन गई। यदि वर्ष के अंत में लाभ 5:2 के अनुपात में बांटा गया हो तो बताओ दिव्या व्यापार में कब साझेदार हुई, दिव्या व्यापार में कब साझेदार हुई। दोस्तों यहाँ पर देखिए मीरा ने तो दोस्तों 12 महीने के लिए पैसे लगाए, ठीक है, और दिव्या ने दोस्तों 2700 रुपए x माह के लिए लगाए हैं। तो अपन इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5, यदि वर्ष के अंत में 5:2 के अनुपात में बांटा गया हो तो दिव्या व्यापार में कब साझेदार हुई। तो दोस्तों यहाँ पर 4500 इंटू 12 और दिव्या का हो जाएगा 2700 इंटू x माह। तो यहाँ पर इनका अनुपात निकालना है, तो दोस्तों इनका अनुपात निकलेगा 20:x। ठीक है, तो यहाँ पर 20/x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, 40 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 8 माह। ठीक है, तो 8 माह x बराबर कितना आ गया 8 माह के लिए, यानी कि दिव्या ने 8 महीने के लिए पैसे लगाए थे। अब दिव्या व्यापार में साझेदार कब बनी, तो दोस्तों 12 में से 8 घटा लीजिए, 4 माह बाद
दोस्तों वो साझेदार बनी थी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 40 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न में कुछ चेंजेस करना है तो वो जरूर बताएं, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।